अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी से आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को यूनिक वे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सवाल है कि व्हाई वी मेक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बुक है, इसके हम मज़ीद और बुक्स और छोटे छोटे बुक्स और शाखे क्यों बनाते हैं? तो इसका जवाब है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस, यानी स्टडी बिकम ईजी। जब आप किसी चीज़ की ब्रांचेस बनाते हैं, शाखे बनाते हैं, उस चीज़ को तकसीम करते हैं, तो इससे एक तो समझ जल्दी आ जाती है, बेटर आ जाती है और स्टडी भी आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बॉडी है, और आप कुछ ग्रुप है क्लास फेलोज़ की, आप उसको टास्क देते हो कि इसकी स्टडी कर ले। अगर सारे ही स्टूडेंट, सारे ही बच्चे एक सिस्टम के ऊपर लगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को स्टडी करने में लगे, तो बाकी जो पूरा बॉडी है उसको देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए फिर टाइम नहीं होगा। आप कैसा करेंगे कि इसके ग्रुप्स बनाएंगे, कुछ को डाइजेस्ट सिस्टम को स्टडी करने में लगाओगे, कुछ की इम्यून सिस्टम, कुछ इसके नेमिंग के ऊपर, कुछ इवोल्यूशन के ऊपर, कुछ एक्सक्रीटिव सिस्टम के ऊपर। तो लिहाजा वो जो काम है वो आपने डिवाइड कर दिया, उसके आपने शाखे बनाए, तो इससे एक तो टाइम बच गया और एक कम टाइम में पूरी बॉडी को आपने स्टडी किया। तो लिहाजा हम समराइज़ करेंगे कि ब्रांचेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि उस बुक की स्टडी जो है वो आसान हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेन 3 टाइप्स के हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर प्लांट्स भी बेशुमार किस्म के हैं, एनिमल भी बहुत ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा अक़साम के हैं। तो लिहाजा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, इसको नेम देना है। तो लिहाजा जो भी क्लासिफिकेशन और नेमिंग का काम करेगा तो ये बायोलॉजी का एक शाख बन जाएगा, और इस शाख को हम कहेंगे टेक्सोनोमी। और जो टेक्सोनोमी में माहिर होता है उसको हम टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना और उसको नेम देना, ये बायोलॉजी के टेक्सोनोमी के शाख के अंदर होता है। यहाँ से NOM आप देख सकते हैं, नॉम या नेम से आप रिलेट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर जाते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो इस टाइम इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और ये बच्चे भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। किस तरह ये अंदर ज़िंदा रहता है, किस तरह इसको खुराक मिलता है, किस तरह इसके अंदर आर्गन बनते हैं, किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू बनते हैं, किस तरह इसको ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सब कुछ डिस्कस करना है। और ये बायोलॉजी के एक अलग शाख में आ जाएगा, जिसे कि नाम है एम्ब्रियो। इसके साथ लॉजी लगाओ, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो इस ब्रांच का नाम बन जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? अनबॉर्न बेबी है, अब ये पैदा नहीं हुआ, और ये कहाँ पे है? अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तरक्की के राह पे चल रहा है, यानी बन रहा है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि इसके कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स पे गए होते हैं, या माँ के साथ मिलते हैं, कुछ न कुछ बाप के साथ मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि कुछ न कुछ खसूसियात माँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं बच्चे के अंदर। तो ये एक अलग स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसको हम जेनेटिक्स के ब्रांच में करते हैं, यानी स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, के पेरेंट्स से खसूसियात किस तरह ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेटेड है, लिहाजा बायोलॉजी के अंदर ही आता है। उम्मीद इन 3 ब्रांचेस का समझ आया होगा। पहले हमने क्लासिफिकेशन की, फिर बच्चे की पैदाइश तक का वक्त देखा, उसके बाद कुछ खसूसियात की जिक्र की। अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी को रखते हैं और इसके रिलेटेड और ब्रांचेस को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं। तो लिहाजा बायोलॉजी के अंदर एक अलग ब्रांच होना चाहिए जिसके अंदर हम सेल को डिस्कस कर ले, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को, और इस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल। और इस ब्रांच का दूसरा नाम है साइटोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर साइटो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेल के लिए। और ये मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, जैसे साइटो सेल के लिए, हिस्टो टिश्यू के लिए, ऑस्टियो बोन के लिए, रेनल किडनी के लिए और कार्डियो हार्ट के लिए। ये कुछ नाम आप ज़हन में रख ले, आपको समझने के लिए आसानी पैदा करेगी।
नेक्स्ट ब्रांच में जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं इससे टिश्यू बन जाता है, जैसे बहुत सारे बला के इकट्ठे हो जाते हैं इससे एक दीवार बन जाती है। लिहाजा टिश्यू की भी स्टडी ज़रूरी है। और ऊपर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हिस्टो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टिश्यू के लिए, तो लिहाजा हिस्टोलॉजी ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट टिश्यूज़। नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं। जब टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं इससे मुख्तलिफ किस्म के आर्गन बन जाते हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, नोज़ है, स्टोमक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं और ये आर्गन बन जाते हैं। अब दो ब्रांचेस पे गौर कर ले, एक है मॉर्फोलॉजी और एक है एनाटॉमी। अगर आप सेल ले लें या टिश्यू ले लें या एक आर्गन ले लें और उसको बाहर से देखते हैं कि इसका शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके कितने अक़साम हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। और अगर आप उस आर्गन को खोल के अंदर से देखते हैं कि हार्ट अंदर से किस तरह है, किडनी अंदर से किस तरह है, तो इसको फिर हम एनाटॉमी कहते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। यहाँ पे एक ऑरेंज है, बाहर से आप देख लेते हैं कि राउंड शेप में है और ऑरेंज कलर है, तो ये बाहर से आप देख रहे हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है। जब आप इसको काटते हैं, अंदर से देखते हैं, अंदर से स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कितने पार्ट्स है, अंदर की स्ट्रक्चर किस तरह है, तो इसको फिर हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। किसी भी ऑर्गन का अगर आप फंक्शन की रिलेटेड डिस्कसिंग करते हैं, यानी हार्ट का फंक्शन है ब्लड पंप करना और किडनी का फंक्शन है कि यूरिन फॉर्मेशन, इस तरह हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है। जब आप उस फंक्शन की रिलेटेड बात करते हो तो ये बायोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी के ब्रांच में आप करेंगे। और आपको पता है जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे सिस्टम बन जाता है और मुख्तलिफ किस्म सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी दिफा करती है। इसको हम आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, यानी डिफेंस सिस्टम है। और हमारे इर्द बहुत से वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको हम बचने, उसको मारने में मदद करता है। तो लिहाजा इसकी भी स्टडी होनी चाहिए और इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। आप देख रहे हैं कि सर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और ये मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रांच का नेम भी याद हो और इसका डिफिनीशन भी याद हो। पहले क्लासिफिकेशन की, फिर हमने सिर्फ ह्यूमन की बात शुरू की, उसकी पैदाइश के वक्त, फिर उसके पैदा होने के बाद जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने सेल से शुरू की और यहाँ पे सिस्टम की तरफ बढ़ गए हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पेलियोंटोलॉजी। पेलियन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंशिएंट ओल्ड के लिए। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उनको एक निशान मिल जाता है, जो बहुत पहले के ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उसका कुछ निशान मिल जाता है। उस निशान को हम फॉसिल कहते हैं, यानी रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डायनासोर अभी नहीं है, लेकिन उसका निशान से साइंटिस्ट ने उसका बॉडी का, उसके फीडिंग बिहेवियर, उसके खुराक का निज़ाम सब कुछ अंदाज़ा लगाया है। तो ये हम स्टडी करते हैं पेलियोंटोलॉजी के अंदर, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। किसी फॉसिल को, किसी निशान से उस ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड सब कुछ जानना, ये है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी दो किस्म के हैं। अगर आप प्लांट्स की रिलेटेड स्टडी करते हैं तो इसको हम कहेंगे पेलियोबॉटनी, और अगर आप एनिमल की फॉसिल को स्टडी कर रहे हैं तो इसको पर हम कहेंगे पेलियोजोलॉजी। 11 नंबर पे ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गौर से देख ले। बायो का लफ्ज़ हटाए, सबसे पहले आप जान लें कि टेक्नोलॉजी क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल है, ये नॉन लिविंग है, ये इस्तेमाल कौन करते हैं? लिविंग हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, यानी वेलफेयर के लिए आप भी कह सकते हैं। जब नॉन लिविंग चीज़ इस्तेमाल हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए, इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई भी नॉन लिविंग चीज़ इस्तेमाल हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, बाइक आप चलाते हैं, वो नॉन लिविंग है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो लफ्ज़ आ जाता है लिविंग के लिए। अब नॉन लिविंग की जगह अगर हम लिविंग चीज़ को इस्तेमाल कर ले लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए, तो इससे बन जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म बीमारियों के लिए, शुगर के लिए। इंसुलिन नॉन लिविंग है, आप सोच रहे हैं नहीं, लेकिन ये तैयार हो जाता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया क्या है? वो लिविंग है। यहाँ पे बैक्टीरिया लिविंग है, उसको इस्तेमाल किया गया है लिविंग के फ़ायदे के लिए। तो ऐसे स्टडी को फिर हम
बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड सब बातें हो रही है, लिहाजा ये बायोलॉजी के अंदर ही आता है। फेल नंबर पे ब्रांच है फार्माकोलॉजी, और फार्मेसी आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं, दवाखाना को, उसमें दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो लिहाजा स्टडी ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। 3 और ब्रांचेस की समझने की कोशिश करें, एंटोमोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और सोशियो बायोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हशरात करते हैं, पैरासाइटोलॉजी नाम से आ रहा है स्टडी ऑफ पैरासाइट। एंटोमोलॉजी में ये जो लफ्ज़ एंटोमोन है, इसका मतलब है नॉच। नॉच का मतलब होता है निशान यानी सेगमेंट, हिस्से। आपने देखा होंगे आंट या जो इंसेक्ट है उसके बॉडी के हिस्से होते हैं, सेगमेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक आंट मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, और ये आप देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ किस्म सेगमेंट है, और जितने भी इंसेक्ट है वो उसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का लफ्ज़ एंटोमोन इस्तेमाल हुआ है और वहाँ से एंटोमोलॉजी निकल चुका है। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट हम कहते हैं डिजीज काजिंग एजेंट, ऐसी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी पैदा करता हो। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, तो लिहाजा उसकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सोशल बिहेवियर क्या है? एक स्पीशी के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। हनी बीज में ये सोशल बिहेवियर बहुत एक्टिव होता है। उसमें कुछ हनी बी जो है वो हिफाजत करते हैं अपने घर का, कुछ जो है वो पूल तलाश करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी स्पीशी एक है, सिर्फ हनी बी है, उनके अंदर काम का तकसीम हुआ है, उसके अंदर एक इंटरेक्शन है, तो इस इंटरेक्शन को हम सोशल बिहेवियर कहते हैं और इसकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। आखिरी नंबर पे ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख ले, ये प्लांट है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी एरिया है इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने ड्रा की है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, क्या ये लिविंग है? शाबाश, बिल्कुल नहीं, ये नॉन लिविंग है। सनलाइट भी नॉन लिविंग, और एयर भी, वाटर, जितनी भी चीज़ें ये नॉन लिविंग है। क्या ये लिविंग चीज़, प्लांट, इन नॉन लिविंग चीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है? बिल्कुल नहीं, एक मिनट भी नहीं रह सकता। तो लिहाजा हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिश्ता है, और इस रिश्ते को स्टडी करने के लिए हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इंतखाब करते हैं, यानी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट।